Assalamu alaikum students. Hope you will be fine. I am Muhammad Nazir and you are watching lectures of physics. Dear students, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे characteristic wave parameters. What are characteristic wave parameters? These are the characteristics through which a wave is described or through which a wave is measured. ये वो खुसूसियात है किसी वेव के जिससे उस वेव की मेजरमेंट होती है, जिससे उस वेव के बारे में मालूमात हासिल होती है। नाउ व्हाट आर दीज कैरेक्टरिस्टिक? फर्स्ट ऑफ ऑल वेवलेंथ, सबसे पहले इसमें वेवलेंथ आता है। नाउ व्हाट इज अ वेवलेंथ? तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ एक्चुअली, अगर हम इस नाम को देखें तो ये असल में वेव लेंथ ये एक वेव की लंबाई है। हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पॉइंट्स इन अ वेव हैविंग द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। किसी वेव मोशन में दो ऐसे पॉइंट्स जो एक दूसरे के बाद आते हों और उनका स्टेट ऑफ वाइब्रेशन सेम हो, तो इस फासले को हम वेवलेंथ कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, ये हमारे पास एक वेव पैटर्न है, ट्रांसवर्स वेव। इसमें अगर हम ये पॉइंट ले लें, पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 1। अब इसके बाद इसके करीब तरीन पॉइंट जो इसी तरह स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में हो, सक्सेसिव मीन्स इसके बाद जो आने वाला हो, लगातार हम कहते हैं इसको सक्सेसिव, इसके करीब तरीन पॉइंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे। तो वो अगर हम यहां पर देखें तो वो ये वाला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, क्योंकि दिस पॉइंट इज अबाउट टू मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड दिस पॉइंट इज ऑलवेज अबाउट टू मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। अगर हम यहां पर देखें तो ये पॉइंट भी इसी तरह लग रहा है, बिकॉज इट इज एट मीन पोजीशन, इट इज आल्सो एट मीन पोजीशन, बट दिस पॉइंट इज अबाउट टू मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हम पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 के दरमियान फासले को वेवलेंथ कहते हैं, बिकॉज द स्टेट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 इज द सेम। तो ये एक वेव का लेंथ है। इसी तरह दूसरे पॉइंट भी आप ले सकते हैं। अगर हम ये पॉइंट ले लें, पॉइंट नंबर 3, तो इस जैसा पॉइंट यहां पर है, ये इन दोनों का स्टेट ऑफ वाइब्रेशन 3 और 4 का स्टेट ऑफ वाइब्रेशन सेम है, तो इन दोनों के दरमियान फासले को वेवलेंथ कहते हैं। ये एक वेव का लेंथ है। सिंप्लिसिटी के लिए बुक में इसको इस तरह डिफाइन किया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और टू सक्सेसिव ट्रप्स। चूंकि इस डिफिनीशन को समझना आसान है, ये एक क्रेस्ट है, इसके बाद करीब तरीन क्रेस्ट जो आने वाला है वो ये है, यहां पर आप देखें क्रेस्ट और क्रेस्ट। तो इन दोनों के दरमियान जो फासला है, बिकॉज दे आल्सो हैव द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, दिस पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 6, they both have same state of vibration, so the distance between these two crests, this is called wavelength. The distance between 3 and 4 point, this is also called wavelength. The distance between point 1 and point 2, this is also called wavelength. So wavelength is actually the length of one wave. It is the length of one wave. Wavelength is denoted by lambda, a Greek symbol lambda, and its unit is meter. Number 2, amplitude. The maximum distance of the particles of the medium from its mean position during a wave is called amplitude. अब आप देखें, मैंने आपको बताया कि वेव मोशन के दरमियान पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन। दिस इज द मीन पोजीशन, दिस इज द मीन पोजीशन, and these are the particles of the medium. Suppose these are the particles of the medium during a wave. तो ये particles of the medium वाइब्रेट करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन। अब इनके वाइब्रेशंस के दौरान इनका मीन पोजीशन से फासला, ये भी फासला है, यहाँ पर भी मीन पोजीशन से फासला है,
यहाँ पर भी मीन पोजीशन से इनका फासला है। बट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, this is the maximum distance or the maximum displacement from the mean position. This is called amplitude. This is called amplitude. These instantaneous distances, they are called displacements, but the maximum distance from the mean position, this is called amplitude. This is called amplitude. amplitude को xm से यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और x नॉट से बास बुक्स में या ए से, कैपिटल ए से जाहिर किया जाता है। ये तीनों अलामत मुख्तलिफ बुक्स में यूज़ होते हैं एम्पलीट्यूड को जाहिर करने के लिए। एंड एज इट इज़ डिस्टेंस, सो इट्स यूनिट इज मीटर। वेव साइकिल, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अबाउट देयर मीन पोजीशन इज कॉल्ड वेव साइकिल। वो दौरानिया जिसमें एक पार्टिकल ऑफ द मीडियम अपने मीन पोजीशन से कंप्लीट राउंड ट्रिप पूरा करता है तो उसको एक वेव साइकिल कहते हैं। अब देखें, यहां से यहां तक ये एक वेव साइकिल है, क्योंकि इसमें एक राउंड ट्रिप बराबर हुआ है। अगर हम इस पार्ट को इसके साथ जोड़े, यहां पर देखें, ये सपोज दिस इज अ वेव पैटर्न। अगर हम यहां से इसको मिटा दें यहां से और इसके साथ लगाए तो ये एक चक्कर पूरा होता है, ये एक ट्रिप पूरा होता है, तो इसी को हम वेव साइकिल कहते हैं। तो वेव साइकिल को हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि जब हम एक क्रेस्ट और उसके साथ लगे हुए एक ट्रफ को मिला लें तो इन दोनों के मिलाने से एक वेव साइकिल पूरा होता है। यहां से यहां तक ये एक वेव साइकिल है, इसी तरह यहां से यहां तक एक दूसरा वेव साइकिल है। वेव साइकिल जरूरी नहीं कि हम किसी एक ही वेव के लिए वेव साइकिल, अगर हम यहां से स्टार्ट लेते हैं यहां से, तो फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये एक वेव साइकिल है। अगर हम यहां से स्टार्ट ले तो यहां तक वेव साइकिल पूरा होता है, लेकिन अगर यहां से स्टार्ट लिया जाए तो फिर यहां तक वेव साइकिल पूरा होता है। दिस इज अ वेव साइकिल। वन क्रेस्ट प्लस वन ट्रफ मेक्स अ वेव साइकिल। नंबर थर्ड इज टाइम पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक वेव साइकिल के लिए, एक वेव साइकिल जिस टाइम में पूरा होता है यहां तक, तो इसको हम इसका टाइम पीरियड कहते हैं। इसको कैपिटल टी से जाहिर किया जाता है और इसका यूनिट सेकंड है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के एक खास पॉइंट से एक खास वक्त में कितने नंबर ऑफ वेव्स गुजर रहे हैं, इसको हम इसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यहां पर आप अगर देखें, इसका मैथमेटिकल फॉर्म नंबर ऑफ वेव्स डिवाइड बाय टाइम एन डिवाइड बाय टी। ये मैथमेटिकल फॉर्म आपको याद रखना होगा, बास प्रॉब्लम्स में ये इस्तेमाल होता है, नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। लेट अस सपोज 20 नंबर ऑफ वेव्स आर पासिंग थ्रू अ पॉइंट in 5 seconds. In 5 seconds. So the frequency will be F is equal to 20 divided by 5, 4. 4 hertz. Hertz is the unit of frequency. So the frequency of the wave is 4 hertz. एक सेकंड में 4 वेव यहां से गुजर रहे हैं। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ये फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है, इसका उलट है। इफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी, दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। यहां पर अगर आप देखें, इस वेव का इसका टाइम पीरियड ज्यादा है, यहां से यहां तक पूरा करने के लिए जो वक्त दरकार है वो ज्यादा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। अगर यहां पर हम देखें तो यहां से यहां तक पूरा करने के लिए, इस वन वेव को पूरा करने के लिए टाइम कम लगता है, तो टाइम पीरियड कम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है। एक खास वक्त में एक पॉइंट से ये वेव्स गुजरेंगे तो इसमें सिर्फ 2 वेव्स है, लेकिन उसी पॉइंट से उसी वक्त में अगर इन वेव्स को गुजारा जाए तो ये इसमें 1,
1 2 3 4 5 6 वेव्स उसमें गुजरेंगे। तो इसका टाइम पीरियड टाइम पीरियड इसका ज़्यादा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी इन वेव्स का कम है, और इन वेव्स का टाइम पीरियड कम है लेकिन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। सो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। इसी तरह फ्रीक्वेंसी की यूनिट 1/सेकंड, और इसको स्पेसिफिकली हर्ट्ज कहते हैं। इस डिफिनीशन से भी 1/सेकंड है, और यहाँ से भी एन चूंकि नंबर है 1 एंड टी टाइम है सेकंड, सो 1/सेकंड विच इज कॉल्ड हर्ट्ज। Now, sixth number characteristic is wave speed. The distance covered by a wave per unit time is called speed. एक वेव कितनी रफ्तार से गुजर रही है, वो एक खास वक्त में कितना फासला तय कर रही है, इसको हम इसका वेव स्पीड कहते हैं। और वो तो इंतहाई आसान मैथमेटिकल फॉर्म डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम इज डिवाइड बाई टी। लेकिन यहाँ पर हम वेव स्पीड के लिए एक इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं जिसको समझना आपके लिए ज़रूरी है। वो हम कैसे डिराइव करेंगे? तो फर्ज करें हम इस फासले को डिस्टेंस एस को एक वेव के बराबर लेते हैं, यहां से यहां तक। अगर हम फासले को एक वेव के बराबर ले लें तो फिर यह फासला लेमडा के बराबर हो जाएगा, इस इज इक्वल टू लेमडा। लेकिन यहां से यहां तक जो इसके लिए जो वक्त दरकार है, फिर उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, कैपिटल टी से उसको जाहिर किया जाता है। आप एक बात जहन में रखें कि स्मॉल टी हमेशा फिजिक्स में इंस्टेंटेनियस टाइम दिखाता है, इंस्टेंटेनियस टाइम, और ये कैपिटल डी हमें फिजिक्स में एक कांस्टेंट टाइम दिखाता है, जैसे यहाँ पर टाइम पीरियड जो एक कांस्टेंट टाइम है। तो अगर हम इस फासले को डिस्टेंस को एक वेवलेंथ के बराबर ले लें, एक वेव के बराबर ले लें, तो फिर उसके लिए जो टाइम दरकार होगा वो स्मॉल टी को हम कैपिटल सी टी से रिप्लेस करेंगे, टाइम पीरियड से। सो ये वैल्यूज लगाने से वी विल गेट v इज इक्वल टू, इसकी जगह हम लेमडा लगाएंगे और स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी लगाएंगे, लेमडा डिवाइडेड बाई टी। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू, अगर 1/2 को हम अलग लेके और लेमडा को यहाँ पर 1/t मल्टीप्लाई बाई लेमडा। मैंने आपको इससे पहले बताया कि फ्रीक्वेंसी 1/t के बराबर है, फ्रीक्वेंसी दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। सो यहाँ पर 1/t की जगह हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। सो v इज इक्वल टू एफ लेमडा, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। दिस इज द बेसिक इक्वेशन इन वेव मोशन फॉर द स्पीड ऑफ वेव्स। स्पीड ऑफ वेव्स को जाहिर करने के लिए ये इक्वेशन इस्तेमाल होता है। इसमें दिस एफ इज द फ्रीक्वेंसी एंड दिस लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ वेव्स। तो अब यहाँ पर हम वेव मोशन में स्पीड ऑफ द वेव के लिए ये इक्वेशन नहीं बल्कि v इज इक्वल टू एफ लेमडा इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। इस इक्वेशन के मुताबिक एक बात आप जहन में याद रख लें, अगर स्पीड किसी वेव का कांस्टेंट हो, अगर किसी की वेव का स्पीड कांस्टेंट हो, तो फिर यहां पर एफ और लेमडा चूंकि ज़रब में आया है, और ये उसूल आप नोट कर ले कि जब दो क्वांटिटीज ज़रब में हो और उनका ज़रब कांस्टेंट हो तो वो इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में होते हैं। जब दो क्वांटिटीज ज़रब में हो और उनका ज़रब कांस्टेंट हो तो फिर वो इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में होते हैं। अब देखिए, दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी, y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x, y इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाई x। अगर x से मल्टीप्लाई करें एक्स वाई इज इक्वल टू k। यहां पर आप देखिए, जब दो क्वांटिटीज का ज़रब कांस्टेंट हो k, तो फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ इनवर्स वेरिएशन में होते हैं। अगर हम एक को ज्यादा करेंगे तो दूसरा कम होगा, अगर हम एक को कम करेंगे तो दूसरा ज्यादा होगा। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूं। यहां पर आप देखें 20 एंड 20, दो चीजों का ज़रब 20 है, कांस्टेंट है। तो अगर हम यहाँ पर एक को 10 लगाए तो दूसरा 2 आएगा, 10 2 ज़ा 20। लेकिन अगर हम इसको कम करें 5, तो फिर ये खुद ब खुद ज़्यादा हो जाएगा 4, 5 4 ज़ा 20। इसको हम और कम करें 2, तो ये और भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ये कम हो रहा है, ये दूसरा
ये ज्यादा हो रहा है। मेरा मतलब कि दो चीजों का ज़रब जब कांस्टेंट हो तो फिर वो इनवर्स वेरिएशन में होते हैं। यहां पर भी अगर स्पीड ऑफ ए वेव कांस्टेंट हो, मुख्तलिफ जगहों पर इसी तरह होता है। अगर लाइट हो तो लाइट का स्पीड c इज इक्वल टू 3 क्रॉस 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड, वो कांस्टेंट है। इसी तरह अगर हम साउंड को देख ले तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकंड, कांस्टेंट है। तो अगर स्पीड ऑफ साउंड कांस्टेंट हो तो फिर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ये इनवर्स वेरिएशन में होते हैं। अगर हम फ्रीक्वेंसी को ज्यादा करेंगे तो वेवलेंथ कम होगा, अगर हम वेवलेंथ को ज्यादा करें फ्रीक्वेंसी कम होगी। यहां पर आप देखिए इन दो वेव्स को, ये हमने दो, एक ये वेव है और एक ये वेव है। इस वेव को अगर आप देख दे तो यहां से यहां तक ये इसका वेवलेंथ है, इसका वेवलेंथ ज्यादा है लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। यहां पर आप देखें तो इसका वेवलेंथ कम हुआ है लेकिन अब इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। इसी जगह में 1 2 3 वेव्स आए हैं और उतनी ही जगह पे उतनी ही स्पेस में 1 2 3 4 5 6 वेव्स आए हैं। तो अगर हम वेवलेंथ को कम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और अगर हम फ्रीक्वेंसी को ज्यादा करें तो वेवलेंथ कम होगा। ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है आगे वेव्स को पढ़ने के लिए कि फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली रिलेटेड। इसी तरह फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड दे आर आल्सो इनवर्सली रिलेटेड।